तो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने सेल चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सेल के बारे में। द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। जैसा कि आप जानते हैं इन 1665 रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड सेल। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड सेल को खोजा। ही डिस्कवर्ड सेल। बट in 1674 Anthony van Leeuwenhoek discovered living cell। इन्होंने किस सेल को खोजा बच्चों? डिस्कवर्ड लिविंग सेल को खोजा। इसके बाद जो है इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इसके बाद द रुडोल्फ बिल्कोर ही डिस्कवर्ड इन 1855 रुडोल्फ बिल्कोर डिस्कवर स्टेट दैट ओमनी सेल्यूला इसके बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ में एनिमल सेल है, यह प्लांट सेल है, यह बैक्टीरियल सेल है और यह भी एनिमल सेल है, यह आरबीसी है। ये अलग अलग सेल है। ये बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक, बाकी प्लांट सेल एनिमल सेल सब यूकैरियोटिक है। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत तेज रिवीजन करेंगे आज इनके बारे में। देखते हैं कि इसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया? एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने इन 1838-39 सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी दिया एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। इन्होंने 1838-39 में सेल थ्योरी दिया। क्या दिया सेल थ्योरी में? all the organisms are made up of cells. Cell is the structural unit of living organism. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल के बने हैं। वो सिंगल सेल है तो एक सेल के बने हैं। ढेर सारे अगर सेल है तो मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है, बड़े बड़े प्लांट है, एनिमल है, मल्टी सेलुलर है। तो इवरी जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से बनी है, तो बिल्डिंग की यूनिट क्या है? ईंट है, ब्रिक्स है। वैसे ही हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल का बना है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल के अंदर में फंक्शनल जो फंक्शंस होते हैं, वाइटल प्रोसेस होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं। इसी की वजह से हम लिविंग हैं। तो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हम रिस्पिरेशन करते हैं, हम दौड़ते हैं, चलते हैं, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम देख रहे हैं हमारे सेल के अंदर राड्स एंड बोन्स है, वो सेल ट्यूमर। हमारा ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन के सेल काम कर रहे हैं। तो बॉडी के जब सेल काम करेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जितने भी नए सेल बनते हैं पहले वाले सेल के डिवीजन से, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से 8, ऐसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है और ग्रोथ होता है। जैसे प्लांट छोटा सा है, प्लांट छोटा है तो इसमें सेल की संख्या कम है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो रहा है तो बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर में सेल डिवाइड हो रहे हैं और सेल जैसे डिवाइड होगा तो बड़ा होते जाएगा। तो सेल में डिवीजन की क्षमता है। इसको रुडोल्फ बिल्कोर ने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, प्रत्येक नई कोशिका पूर्व की कोशिका से ही बनती है। तो इस तरह से सेल थ्योरी एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने 1838-39 में दिया। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं एक एक सेल ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ सेल। यह प्रोकैरियोटिक सेल है और यह यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रो प्लस कैरियन का मतलब प्रो माने प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस अब विकसित है।
मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे केवल क्रोमोसोम है नहीं, खाली डीएनए है, न्यूक्लियोइड है यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनिल नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, खाली डीएनए है, और यहाँ पे 70 राइबोसोम है। तो यह जो बैक्टीरियल सेल, इसका साइज 0.12 10 मिलियन, और यह प्रोकैरियोटिक सेल, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक सेल का मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल, यू प्लस कैरियन, तो यू मीन्स वेल डेवलप्ड, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस इनका वेल, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वेल डेवलप्ड है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं, इसीलिए यह जो है यूकैरियोटिक सेल है, इसकी साइज 10 म्यू टू 100 म्यू है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, लेस डेवलप्ड सेल, इसमें आ जाएगा आपका जो बैक्टीरिया तमाम सारे आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, आर्कियोबैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्म आ जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी प्लांट और एनिमल है डेवलप, सारे के सेल आ जाएंगे। तो यह जो है दो तरह के सेल हो गए। इसके बाद सेल ऑर्गेनिल्स, सेल के अंदर तमाम सारे सेल ऑर्गेनिल्स है। बच्चों आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ढेर सारी मशीनें हैं, ढेर सारे इंजीनियर हैं, वर्कर्स हैं, और रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। वैसे हमारी सेल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनिल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तो सेल न्यूक्लियस है। सेल के अंदर में ढेर सारे सेल ऑर्गेनिल्स है, उसमें न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है, उसके अंदर डीएनए होता है, वो पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और सेल में मेम्ब्रेन होता है, यह जो है सेल को सराउंड करता है, यूजफुल मटेरियल को, जो मटेरियल जरूरी है उसको आने देगा, नहीं जरूरी है उसको नहीं आने देगा। तो ये परमेबल हो सकती है, सेलेक्टिव परमेबल, इम्परमेबल हो सकती है, और सेमी परमेबल हो सकती है। और इसके अंदर तमाम सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं कि कैसे क्या क्या ये काम करते हैं सेल ऑर्गेनिल, तब जाके सेल जो है लिविंग है। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल तो क्लियर ही हो गया। यहाँ पे देखा था आपने, ये यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और डीएनए है, यहाँ पे उसमें क्रोमोसोम है, प्रोटीन भी है, और यहाँ पे ऑर्गेनिल्स में एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल है ना, ये मान लीजिए सेल है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन पूरे साइटोप्लाज्म को सराउंड किए हुए है। तो यहाँ जो दरवाजा दिख रहा है, इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल अंदर आ सकता है, और जरूरत होने पर अंदर से बाहर जा सकता है। अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखें, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में यह प्रोटीन, यह पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, दोनों तरफ पेरिफेरल प्रोटीन हो गई बच्चों। ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन, और इसमें फास्फोलिपिड होता है बेटा, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। ये फास्फोलिपिड हो गया, ये फास्फोलिपिड हो गया, और यहाँ भी ये फास्फोलिपिड हो गया, ये फास्फोलिपिड हो गया, दो लेयर फास्फोलिपिड की होती है, इनका हेड हो गया, एक टेल हो गया, ये हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक, और यह पेरिफेरल प्रोटीन, यह क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, और यह क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, यह जो है इंटीग्रल प्रोटीन, तो इंटीग्रल प्रोटीन, और यहाँ पे बीच में फास्फोलिपिड। तो अगर इस तरफ से मटेरियल आना है, तो यह चैनल का काम करता है, इस चैनल के द्वारा मटेरियल सेल के अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो चैनल का काम करते हैं, जैसे मटेरियल है अंदर आना है, तो यहाँ चैनल है, तभी इस साइड में आ पाएगा। तो इस तरह से ये चैनल के द्वारा आते जाते हैं, तो किसी मटेरियल को आने देगा, जाने देगा जरूरत के हिसाब से। और यह जो है चैनल कैरियर प्रोटीन यहाँ पे होते हैं, मटेरियल को पास करने में मदद करते हैं। कुछ तो ऑक्सीजन वगैरह है, CO2 डिफ्यूज हो जाते हैं, बाकी वाटर ऑस्मोसिस से द्वारा आता जाता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ये पूरे साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे साइटोप्लाज्म को सराउंड करेगा और यहाँ पे चैनल। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं यह जो है सेल मेम्ब्रेन सेल को सराउंड करता है और जरूरत पड़ने पर कौन सा मैटेरियल आना है कौन सा मैटेरियल नहीं आना है इसको भी ये डिटरमाइन करता है। और इस तरह से ये हो गया ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन। अब ये कई तरह का होता है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इम्परमेबल। अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी होता है, जैसे डिफ्यूजन के द्वारा, और जो और मटेरियल है वाटर है तो ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देसी किशमिश को रख दिया जाए पानी में, ये वाटर है तो यहाँ वाटर हल्का है और यहाँ किशमिश के अंदर सोल्यूशन रहेगा, वाटर अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रेट रख दिया गया, ग्रेट ग्रेट, और यहाँ पे गाढ़ा चीनी का घोल है, शुगर सोल्यूशन, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन, गाढ़ा चीनी का घोल है, इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा चीनी का घोल है, यहाँ पे 10 ग्राम ले लिया है तो क्या होगा, अब ग्रेप में से पानी बाहर आएगा क्योंकि ग्रेप में वाटर हल्का है, सोल्यूशन हल्का है, यहाँ गाढ़ा हो गया तो बाहर, तो वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस तरह से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान वाटर मूव करता है। अब सिंपल देखें, खीरे को काटे, इसके ऊपर नमक रख दें तो अंदर से पानी बाहर, क्योंकि ऊपर में गाढ़ा हो गया तो अंदर से पानी बाहर आने लगता है। ऐसे ही आप देखें आरबीसी है, मान लीजिए रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिका आरबीसी है, आरबीसी लाल रक्त कणिका आरबीसी, इसमें जो सोल्यूशन है यह 0.7% है और इसको प्योर वाटर में रख दिया गया, प्योर वाटर में, प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, लेकिन आरबीसी में 0.7% है तो इसका वाटर पोटेंशियल हो जाएगा -0.7, तो 0 ज़्यादा है तो -0.7, 0 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे यह हल्का है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट मिनरल नहीं, इसमें गाढ़ा है, इसमें मैग्नीशियम है, ग्लूकोज है तमाम, तो ये गाढ़ा है। अब वाटर अंदर चला गया तो इसको कहेंगे क्या, इंडो ऑस्मोसिस। अब ये स्वेरअप होगा, स्वेरअप होते होते फूल जाएगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने आरबीसी रखा तो आरबीसी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.7%, माने इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, -0.7, और यहाँ वाटर ले लिया और वाटर में हमने 10 ग्राम नमक घोल दिया, 10 ग्राम NaCl घोल दिया, तो यह हाइपरटॉनिक हो गया, यह गाढ़ा हो गया, हाइपरटॉनिक। अब क्या होगा, आरबीसी से वाटर बाहर आएगा और ये इंडो ऑस्मोसिस हो गया और आरबीसी पिछड़ जाएगा, आरबीसी पिछड़ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे आरबीसी ले लिया और यहाँ पे आरबीसी में कितना है, 0.7%, और बाहर भी हमने इसमें इतना ही नमक डाला, इतना ही नमक डाला इस वाटर में जितना नमक सोल्यूशन जितना सेल में है, तो 0.7%, तो दोनों बराबर हो गया, तो नो मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये दोनों वाटर और इसके अंदर ये दोनों आइसोटॉनिक हो गए। क्या हो गया, आइसोटॉनिक, यहाँ का कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ यह गाढ़ा था, यह हल्का वाटर अंदर गया, इंडो ऑस्मोसिस। अब यहाँ यह गाढ़ा यह हल्का तो वाटर बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, ये भी 0.7, वाटर में 0.7% सोल्यूशन है, या नमक लिया है तो वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन व्हिच वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन जो है आरबीसी सेमी परमेबल है, जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मटेरियल आ सकता है, जा सकता है जितना जरूरी है। साइटोप्लाज्म को इससे घेरे रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी है और इसमें और सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में, और न्यूक्लियस जो है डायरेक्टर ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल के न्यूक्लियस के अंदर
सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड विद डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे एक क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक क्रोमेटिन, ये क्या हो गया? क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय जब रिप्लिकेशन देने का होता है तो यह ठीक होकर के क्रोमोसोम में बदल जाता है और यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह न्यूक्लियर पोर है, इससे मटेरियल एक्सचेंज होगा। न्यूक्लियर पोर है और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है और यहाँ पे यह जो है न्यूक्लियोलस है। तो बच्चों न्यूक्लियोलस, तो यहाँ पे यह जो क्रोमेटिन है, यही क्रोमेटिन बाद में क्रोमोसोम में बदलता है जब ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे इसको देखें कि यह जो है, यह क्रोमेटिन किसका बना है? यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है। यह हिस्टोन प्रोटीन देख रहे हैं और यह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, माने यह डीएनए और यह हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट करके न्यूक्लियोसोम बना लेता है और ढेर सारे न्यूक्लियोसोम लिपट करके ये जो क्रोमेटिन बनाए, क्रोमेटिन बनाया, क्रोमेटिन क्या बना लिया? क्रोमोसोम बना लिया। तो ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड क्रोमेटिन है और यही कॉइल हो गया, कॉइल हो गया, सुपर कॉइल हो गया, तो क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रोमोसोम खुद किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों टुकड़ा रहता है। तो यूकेरियोटिक सेल में क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक सेल में खाली डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और यह क्रोमोसोम कैरियर है जेनेटिक मटेरियल का और यह डीएनए है खुद जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए में अलग अलग सेगमेंट अलग अलग ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियोलस में आरएनए स्टोर होता है और राइबोसोम, और यहाँ से जरूरत पड़ने पे साइटोप्लाज्म में आकर के अपना जो है वर्क करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर मेम्ब्रेन से उसको क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल के ऊपर ऑक्सीसोम होता है, वहीं पे जो है एटीपी एनर्जी बनती है। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और ऑक्सीसोम के ऊपर एटीपी बनता है जो ग्लूकोज से एनर्जी निकली, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज से रिलीज करता है। राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहेंगे। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह का होता है, रफ जिसमें राइबोसोम होते हैं, एक स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, और दोनों मिलकर के प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, उससे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। यही प्रोटीन लिपिड गाजी कॉम्प्लेक्स में आता है, वहाँ प्रोसेसिंग होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, सेल के अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल आ जाए तो डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे गाजी कॉम्प्लेक्स जो भी प्रोटीन लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं वो गाजी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। सेल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, एंजाइम और हार्मोन बनते हैं। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम भी बनाता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेप्टोसोम स्पर्म का बनाता है। और ये प्लांट सेल में यह जो स्पाइनल फाइबर बनाता है ताकि सेल डिवीजन हो। तो गाजी कॉम्प्लेक्स इसका खोज करने को गाजी ने किया। और इसके बाद लाइसोसोम, यही जो गाजी कॉम्प्लेक्स है लाइसोसोम बनाता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनिक काम नहीं कर रहे उसको डाइजेस्ट कर देगा, जो सेल काम नहीं कर रहा है उसको डाइजेस्ट कर देगा। और लेकिन लिविंग सेल में फूट जाए तो पूरे लिविंग सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा, इसीलिए इसको सुसाइड बाय द सेल कहते हैं। लेकिन सेल के अंदर ये क्लीनिंग का काम करता है, यह जो है जो सेल ऑर्गेनिक काम नहीं कर रहे उसको डाइजेस्ट कर देता है। और यहाँ पे लाइसोसोम के बाद देखिए वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल काफी बड़ा होता है, इसमें वाटर मिनरल स्टोर होते हैं। वैक्यूल से भी पानी सूख जाए तो पौधे विल्टिंग हो जाती है, झुलसने लगते हैं। तो वैक्यूल में जो वाटर है सेल के अंदर वाटर को मेंटेन करने में मदद करता है। और यहाँ सेल वॉल है, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को।
और यहाँ पे सेल के अंदर देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन कलर का होता है डबल न्यूक्लियन का, इसमें प्लेना में लाइट रिएक्शन होगा, स्टोमा में डार्क रिएक्शन। ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और ग्लूकोज बनता है। यहाँ CO2 और वाटर लेकर के यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा सन की लाइट की उपस्थिति में, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वाल है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो इस तरह से एक जो है देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में अंतर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पढ़ते लिखते रहिए।